नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। और बड़ी खबर महाराष्ट्र को लेकर है। महाराष्ट्र में जिस तरीके से खींचतान चल रही थी, कांग्रेस की तरफ से तमाम बयान दिए जा रहे थे शिवसेना सरकार को लेकर। राहुल गांधी ने उन बयानों को शुरुआत की थी, लेकिन अब उन सब बयानों पर शिवसेना की तरफ से सामना में जो लिखा गया है, ये वही बात है जब सरकार बनने के समय देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि ये तीन विरोधाभासी विचारधाराओं की जो गाड़ी बनने जा रही है, जैसे महाआघाड़ी का नाम दिया जा रहा है, ये ज़्यादा दिन चल नहीं पाएगी। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया कि कांग्रेस पुरानी खाट की तरह से है और ये इसमें बार बार कुरकुराने की आवाज़ आती है। और ऐसा कहते हुए, चूंकि ये शिवसेना का जो मुखपत्र है, इसके संपादक हैं संजय राउत, और संजय राउत वही आदमी है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो 3 दशक का एक गठबंधन चला आ रहा था, उसको तोड़वाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और उसी लिए उन्हें नाम भी दिया गया था शकुनी का। ये शकुनी वाला खेल दोबारा से खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ कहा है या जो कुछ लिखा है वो ऐसा है कि कांग्रेस को मिर्ची लगना लाजमी है। ये संजय राउत इसमें लिखते हैं कि कांग्रेस पुरानी खाट है और इसकी विरासत रही है कि इस पर बहुत ज़्यादा लोग सवार हो जाते हैं, यानी कि सो जाते हैं, जिसकी वजह से वो करवट बदलते हैं तो बहुत ज़्यादा कुरकुराने की आवाज़ भी आती है। उन्होंने कहा कि बाला साहब थोराट कभी कुरकुराते हैं लेकिन वो प्यार से कुरकुराते हैं, अशोक चव्हाण कुरकुराते हैं लेकिन वो थोड़ा सा ज़ोर से कुरकुराते हैं। और इन लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये कुरकुराहट का जो खेल है ये बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी जो खाट चरमराती है, जिसको हमारी भाषा में चरमराना कहते हैं, मराठी में शायद कुरकुराना कहते होंगे, और उसी को लेकर उन्होंने कहा है कि अशोक चव्हाण को दिक्कत ये है कि अफसर उनकी नहीं सुन रहे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। उधर बाला साहब थोराट कहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अरे भैया, मुख्यमंत्री से मिलना है तो मिल लीजिए, लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद। ये लिखा गया है उस सामना में। साथ ही साथ सामना में संजय राउत ने कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई है और कांग्रेस को ये कहने की कोशिश की है कि इसमें जो 3 पार्टियां हैं उसमें 56 विधायक शिवसेना के हैं और जो सहयोगियों के मिला के शिवसेना का आंकड़ा 64 बैठता है, एनसीपी का 54 बैठता है और कांग्रेस के 44 विधायक हैं। उन्होंने लिखा है कि इसमें अगर ऐसा है कि कांग्रेस मानकर चल रही है कि जो विधान परिषद की 12 सीटों पर नॉमिनेशन होने हैं और उसमें उसको 1/3 हिस्सा मिल जाएगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। कांग्रेस को अपनी संख्या का ध्यान रखना चाहिए। और वास्तव में मामला कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब कांग्रेस की तरफ से ये मांग है कि 12 सीटों में से 4 कांग्रेस को मिलनी चाहिए, बाकी दोनों पार्टियों को 4-4 मिलनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ये चाहती है कि उसको ज़्यादा सीटें मिलें, उसके बाद जो सीटें हैं विधान परिषद की वो एनसीपी को मिले और उसके बाद कांग्रेस की बात आए। ऐसा कहते हुए संजय राउत ने कांग्रेस को ये भी याद दिलाया है कि शिवसेना पार्टी ने कांग्रेस के लिए अपने कैबिनेट मंत्री के पद छोड़ दिए और जो कांग्रेस को राज्य मंत्री का पद मिलना था वो कैबिनेट का मिल गया। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना ने जो विधानसभा अध्यक्ष का पद था वो भी छोड़ दिया था कांग्रेस के लिए, और इसके लिए उन्होंने एनसीपी को मनाने का काम भी किया था। तो इतना त्याग किया है उद्धव ठाकरे और शिवसेना ने, इसका ख्याल कांग्रेस को रखना चाहिए। और सीधे तौर पर वो ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये जो 3 पहिए वाली गाड़ी है या फिर 3 टांग की जो कुर्सी है, उसकी एक टांग कांग्रेस है, इसलिए इसमें कोई बहुत ज़्यादा गड़बड़ होने वाली नहीं है। ये खाट ऐसे कुरकुराती रहेगी, लेकिन कुरकुराने की जो आदत है कांग्रेस की पुरानी है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार की तारीफ भी उन्होंने कर दी है और ये कह दिया है कि शरद पवार की जो खाट है उसमें भी ताकत है और उसमें 54 विधायक हैं, उसके बावजूद शरद पवार की पार्टी की तरफ से या उनकी तरफ से खाट कुरकुराने की आवाज़ नहीं आती है। यानी सीधे तौर पर शिवसेना कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नज़र आ रही है। और चूंकि कांग्रेस ने जो कुछ ये सारी बातें की थी, उससे पहले राहुल गांधी से कांग्रेस मिली थी, कांग्रेस के यही नेता जो बाला साहब थोराट हो या अशोक चव्हाण हो, ये मिले थे और मिलने के बाद राहुल गांधी ने यहाँ तक कह दिया था कि शिवसेना को हम समर्थन दे रहे हैं, सरकार हमारी नहीं है। और इन्होंने मांग की थी राहुल गांधी से कि वो शिवसेना की सरकार से समर्थन वापस ले लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरीके से जानती है कि अगर सत्ता में रहोगे तो कई फ़ायदे हैं, कमाई भी होगी और जो पुराने आपके कुकर्म हैं
उनमें आपको पकड़ा भी नहीं जाएगा। लेकिन सत्ता से बाहर होते हुए वो सारी फाइलें खुल जाती हैं और बाद में आपके पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में बनी रही, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से जो अड़ियल रवैया अपनाया गया, जैसा कि आरोप लगाए गए कांग्रेस की तरफ से, चाहे बालासाहब थोराट हो, अशोक चौहान हो या पृथ्वीराज चौहान हो, इसी बात को कटाक्ष किया बार बार सामना में और इस पर पुरानी खटिया इसका शीर्षक दिया। यानी कि ये जो शीर्षक दिया या पूरा लेख लिखा जिसको संपादकीय के तौर पर लिखा संजय राउत है, वो बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत लिखा और इसके पीछे कुछ कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों उद्धव ठाकरे ने मुलाकात की थी देवेंद्र फडणवीस से, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के, तो सीधे तौर पर उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अब उद्धव ठाकरे दोबारा से देवेंद्र फडणवीस के साथ में अपना संबंध बनाना चाहते हैं या फिर कांग्रेस को चिढ़ाने के लिए वो मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस से तो मिलते हैं जो विपक्ष के नेता हैं, लेकिन कांग्रेसी जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनसे मिलने का समय नहीं दे रहे। यानी कि वो सीधे तौर पर कांग्रेस की बेकदरी कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर ये बहुत ज़्यादा बड़ा अब विवाद बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लगता है कि शिवसेना भी मन बना चुकी है कि कांग्रेस के ये कुरकुराने को ज़्यादा दिन तक नहीं सहेंगे और अगर कांग्रेस कुरकुराना नहीं छोड़ती है तो कांग्रेस को धमकी दे देंगे। अगर गणित की बात की जाए तो जिस तरीके का गणित है महाराष्ट्र में, उससे तो यही लगता है कि शिवसेना की जो सरकार है कांग्रेस के रहमो करम पर है। लेकिन दूसरी तरफ शिवसेना ये अच्छी तरीके से जानती है कि कांग्रेस को सत्ता का बहुत ज़्यादा मोह है, इसलिए वो बहुत सब कुछ करेगी, खटिया कुरकुराएगी भी, लेकिन खटिया से उतरने की हिम्मत कांग्रेसी मिनिस्टर नहीं दिखा पाएंगे और ना ही कांग्रेस की आला कमान इस खटिया को पलटने की हिम्मत दिखा पाएगी। इसी पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है राम कदम, उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि देखिए अब पता चल गया ये जो महाविकास अघाड़ी नाम का एक गठबंधन महाराष्ट्र में राज कर रहा है, सत्ता संभाले हुए है, इसको सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से मतलब है या खाट से मतलब है और इसीलिए ये कोरोना के मरीजों के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उनके बारे में गंभीरता से मंथन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी सत्ता को लेकर और जो 12 विधान परिषद की सीटें हैं उन पर कब्जे को लेकर ही आपस में खींचतान मची हुई है। इन्हें कोरोना के मरीजों से, महाराष्ट्र की जनता से कोई मतलब नहीं है, इन्हें अपनी सत्ता बरकरार रखनी है और सत्ता की मलाई को बांटने को लेकर ही ये झगड़ा कर रहे हैं, जिसकी आशंका शुरुआत में ही जताई गई थी। तो निश्चित तौर पर राम कदम ने जो कहा है वो कुछ भी गलत नहीं है। वो कहते हैं कि कोरोना मरीजों की मौत की भी चिंता इन लोगों को नहीं है, सिर्फ खाट और कुर्सी की चिंता है। और ये सोचने वाली बात है कि इतनी बेइज्जती के बाद क्या कांग्रेस और एनसीपी में कोई आत्मसम्मान बचा है? महाराष्ट्र चीन बन गया है कोरोना के मामले में और ये लोग आपस में ही लड़ने पर आमादा हैं। ये जो कहा राम कदम ने एकदम सही है, क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र आज भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना के मामले महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र की जो पूरी व्यवस्था है उसके आगे लाचार नजर आई है। यहाँ तक कि 2000 से ज़्यादा पुलिस वाले भी संक्रमित हो चुके हैं, डॉक्टर्स भी संक्रमित हुए हैं। जो रिकवरी रेट है महाराष्ट्र में वो बहुत कम है। रोज़ाना जो जिस तरीके से 4000 के लगभग मामले महाराष्ट्र में बढ़ते हैं नज़र आ रहे हैं, तो सीधे तौर पर 1 लाख से ज़्यादा मामले वहाँ हो चुके। तो ये पूरी की पूरी जो दृश्य पैदा होता है, ये दृश्य ऐसा है कि भारत में जिस तरीके से कोरोना की स्थिति अब बनती हुई नज़र आ रही है, उसमें महाराष्ट्र में 1,10,000 मामले हो जाना एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसी बात को राम कदम ने उठाया और उनका उठाना भी सही है, क्योंकि जिस तरीके से जनता को लेकर इनकी डिस्कस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए और अभी चूंकि ये सत्ता में है तो इनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये थी कि इनके लिए जो संकट आया हुआ है प्रदेश की जनता पर, उसको सुलझाने के लिए अपने जो विवाद हैं, जो इनके तनाव के बातें हैं या जो और भी मतभेद हैं, उसको कुछ समय के लिए ये खूंटी पर टांग देते हैं। लेकिन ऐसा करने की प्रवृत्ति कांग्रेस की कभी नहीं रही है। कांग्रेस मौके का फायदा उठाना जानती है। अवसरवाद की राजनीति इस देश में शुरू करने वाली पार्टी कांग्रेस है। और दूसरी तरफ जो इस महाविकास अघाड़ी में एक और अवसरवादी नेता के तौर पर शरद पवार को देखा जा सकता है, जिन्होंने बहुत कम उम्र में एक स्थायी सरकार को गिराकर अपना सरकार बना ली थी। उनका पुराना रिकॉर्ड रहा है। निश्चित तौर पर ये जो विरोधाभासी पार्टियां हैं,
इन्हें जनता से कभी कोई मतलब नहीं रहता है। जहाँ तक शिवसेना की बात है तो शिवसेना ने उस गठबंधन के साथ जीतकर, जिस गठबंधन के साथ आए थे शिवसेना वाले, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का और शिवसेना का जो गठबंधन था, उसमें इन्हें जीत मिली थी। भारतीय जनता पार्टी की वजह से इनको बहुत ज़्यादा सीटें मिल गई, लेकिन उन्होंने उसका भी ध्यान नहीं रखा और अपनी कुर्सी के लिए जनता के जनादेश का जिस तरीके से अपमान शिवसेना ने किया था वो भी किसी से छुपा नहीं है। और प्रदेश की जनता भी ये इंतजार कर रही है कि इस जो महाविकास अघाड़ी के नाम पर महाविनाश अघाड़ी, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं, ये कब तक चलेगा और कब तक महाराष्ट्र की जनता को इसी तरीके से पिसना पड़ेगा। और महाराष्ट्र की जनता तो ये चाहती है कि जिस तरीके से दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने हस्तक्षेप करके सारी की सारी व्यवस्थाओं को अपने कंट्रोल में ले लिया है, उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी या तो व्यवस्थाएं गृह मंत्री अपने हाथ में लें या महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजनीतिक संकट है, जनता के ऊपर संकट है। और संविधान के अनुच्छेद 356 को इम्प्लीमेंट करने का इससे बड़ा कारण हो ही नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।